नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम जो सीरीज शुरू किए हुए हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भाग 2 है आधुनिक भारत के इतिहास का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सिंपली प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था यह किस वर्ष लागू किया गया था, आपको बताना है। सिंपली यही चीज आपसे पूछी जा रही है, इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1909 में। इसकी खास बात क्या थी, किस कारण से यह चर्चा का विषय बन गया था उस समय जब यह आया था? तो भारत में पहली बार इस अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस कारण से जो है यह जो अधिनियम था काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था इसने जो है भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, यह 1909 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वहीं आपसे पूछ ले कि प्रथम नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई थी भारत में? तो प्रथम जो नियमित जनगणना थी यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में जो नियमित जनगणना थी वह कब से प्रारंभ हुई थी, तो नियमित जनगणना जो थी भारत में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे सिर्फ पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1872, लॉर्ड मेयो। तो दोनों आपको याद रखना है। पहली जनगणना पूछ रहा है कि नियमित जनगणना पूछ रहा है, दोनों आपको याद रखना है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वहीं 2011 की जो पिछली जनगणना हुई थी, यह कौन से नंबर की हमारी जनगणना थी? तो 15वें नंबर की। 15वें नंबर की हमारी जनगणना थी। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी 2011 की, तो स्वतंत्र भारत की यह जनगणना थी 7वें नंबर की थी। दोनों आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है, आपको दोनों ध्यान रख के चलना है। तो टोटल या 2011 की जनगणना थी 15वें नंबर की। वहीं अगर स्वतंत्रता के बाद की पूछे तो यह 7वें नंबर की जनगणना थी 2011 की। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा एक एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपको याद होगा 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत जो है भारत में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित करने का जो है फैसला किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात करी गई थी तथा यह जो सर्वोच्च न्यायालय था 1774 में जो है बनकर तैयार हुआ। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका जो प्रावधान था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। वहीं यह जो सुप्रीम कोर्ट था, यह जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना 1774 में होती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में, लेकिन किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? आपको वर्ष भी बताना है और दो स्टेशनों का नाम भी बताना है, दो स्थानों का नाम भी बताना है जिनके मध्य पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1853 वर्ष था और दो स्थान थे आपके बंबई और ठाणे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1853 में बंबई से ठाणे के बीच जो है भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, बंबई से ठाणे के मध्य जो है 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बंबई से ठाणे तक जो है भारत की पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली से आपसे पूछा जा रहा है। तो बंबई से ठाणे के मध्य जो है भारत की पहली जो यात्री ट्रेन थी यह चलाई गई थी आपकी 1853 ईस्वी में। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? 1853, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यह जो पहली ट्रेन चलाई गई थी यह कितने किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था? तो टोटल 34 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने तय किया था। जो पहली ट्रेन
चलाई गई थी बम्बई से थाने के मध्य। इसने टोटल 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सिस्टम है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में जो भूमि राजस्व प्रणाली थी वह ब्रिटिश शासन से संबंधित थी तीन। एक तो आपका हो गया अस्थायी बंदोबस्त, एक हो गया महालवाड़ी सिस्टम और एक हो गया आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। यानी कि ये जो तीन सिस्टम थे, अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, इनका संबंध आपका ब्रिटिश शासन से था और दस्तक का जो संबंध था यह आपके ब्रिटिश शासन से नहीं था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दस्तक जो था यह ब्रिटिश शासन से संबंधित नहीं था। वहीं अगर हम इन तीनों के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये देख लेते हैं। इन तीनों के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है 1793 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, और अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद यह जो आपका अस्थायी बंदोबस्त था इसको हम जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसको हम जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं और इसको हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी तथा इसको जो है सनसेट लॉ भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इस अस्थायी बंदोबस्त को हम सनसेट लॉ भी कहते थे। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद यह जो आपकी व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी? तो यह जो अस्थायी बंदोबस्त था यह ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पर लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आते थे आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले तथा बनारस सही ब्रिटिश भारत के टोटल 19% भूभाग पर जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो ये बात हुई आपकी अस्थायी बंदोबस्त की। अब हम बात करेंगे महालवाड़ी की। तो महालवाड़ी की यह जो आपका सिस्टम था महालवाड़ी, यह कहाँ कहाँ पे लागू था? तो आप ध्यान दीजिएगा, आगरा में, अवध में, मध्य प्रांत में और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है महालवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए। अगला है आपका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसको जो है इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। आप याद रखिएगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसकी शुरुआत का जो श्रेय है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को दिया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इस व्यवस्था की जो शुरुआत थी सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल से की गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसकी जो शुरुआत थी सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल से की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो ये तीनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट जो था उसको बता दिया है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? आपको सिंपली बताना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत कौन सा था। तो आप ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत आपका था, क्या था? तो मैसूर। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद जो था यह वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, हैदराबाद जो था प्रांत यह सहायक संधि को मानने वाला पहला प्रांत था, वहीं मैसूर दूसरा प्रांत था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तथा यह जो सहायक संधि थी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सहायक संधि की शुरुआत की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि की शुरुआत की गई थी तथा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था हैदराबाद। तो आप इसे याद रखिएगा, हैदराबाद का जो निजाम था उस समय, उसी के द्वारा जो है इस सहायक संधि को पहली बार स्वीकार किया गया था। और दूसरे नंबर पर आपका आता है मैसूर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को जो है किस अन्य नाम से हम जानते हैं? तो शारदा अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। इस शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है शादी की जो उम्र थी लड़कियों की 14 साल कर दी गई थी। लड़कियों की, यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वह 14 वर्ष कर दी की गई थी मिनिमम, और लड़कों की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई थी इस शारदा अधिनियम के तहत। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। 1795 और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियम ने जो है किसको अवैध घोषित कर दिया था, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने जो है किसको अवैध घोषित कर दिया था? तो आप याद देखिएगा कन्या हत्या को। किसको? तो जो है यहाँ पे कन्या हत्या को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी के बंगाल विनियमन अधिनियम के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका क्या सही हो जाएगा? कन्या हत्या को अवैध, और शिशु हत्या भी मान लीजिए, इसको जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है एज ऑफ कंसेंट यानी कि सहमति की जो सिंपली इस प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है कि 1891 ईस्वी में जो सहमति की उम्र अधिनियम जो पारित किया गया था, यानी कि जो एज ऑफ कंसेंट 1891 में पारित किया गया था, इस अधिनियम के तहत जो है बालिकाओं की जो विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी वो कितनी निर्धारित की गई थी? आपसे सिंपली यह पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि जो 1891 में एज ऑफ कंसेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहमति की उम्र अधिनियम जो पारित किया गया था, इसके अंतर्गत बालिकाओं यानी कि जो लड़कियां थी उनके लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु सीमा थी वह कितनी निर्धारित की गई थी? सिंपली यह आपसे पूछा जा रहा है, आपको यह बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम था आपका 1891, इसके तहत जो है बालिकाओं की जो न्यूनतम आयु सीमा थी विवाह की उसको कर दिया गया था 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 वर्ष कर दिया गया था विवाह की न्यूनतम सीमा, मतलब विवाह की जो न्यूनतम आयु थी उसको 12 वर्ष कर दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो एज ऑफ कंसेंट था इसको किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के, किसके? तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो है इसको पारित किया गया था। इसके अंतर्गत जो है लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु सीमा थी उसको 12 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था आपको बताना है। यानी कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था इसको किसके द्वारा पारित किया गया था आपको बताना है। तो इसको पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो भारत का पहला डाकघर जो था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला जो डाकघर था यह स्थापित किया गया था आपका बॉम्बे में, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? तो हंटर आयोग जो था इसने जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है हंटर आयोग ने बल दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का जो श्रेय जाता है आपके ब्रिटिश शासकों को, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासकों को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महालवाड़ी प्रथा कहाँ पर लागू की गई थी? अभी इसके बारे में आपको बताया मैंने। तो आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, मध्य प्रांत हो जाएगा, पंजाब के हिस्सों में जो है आपके महालवाड़ी प्रथा को जो है लागू किया गया था। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? यहाँ दिए गए ऑप्शन में से आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे भारत के लगभग ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पे, ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पे जो है इस प्रथा को लागू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी?
तो जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, तो आपकी कृषि पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी मौर्य अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भूदान आंदोलन का जो प्रवर्तक है या माना जाता है आपका विनोबा भावे को, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही, ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951 में जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता इसमें से कौन था? तो बाबा रामचंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा रामचंद्र जो थे ये अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा जो कि लास्ट प्रश्न है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो बारदोली सत्याग्रह था एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास की जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू किए थे उसका जो पार्ट 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।